सुचित्रा कैंसर केयर फाउंडेशन हमने शुरू किया, और उसमें हम अपने स्तर पे, वी आर लाइक अ यंग ऑर्गेनाइजेशन, एंड सो वन इनिशिएटिव व्हिच वी हैव इज दिस पॉडकास्ट सीरीज व्हिच वी डू called OncoTalks, and in this we talk with experts. Thank you. I think it's a great initiative. Amit has been our student. उसके हमेशा यही था कि he wanted to do something for his state. हम लोग चाहते थे कि वो टाटा मेमोरियल सेंटर के कोई एक यूनिट में शामिल हो जाए और वहाँ पर काम करे, लेकिन जब भी हमने कोशिश करी उनको उसको लेने के लिए, तो उसने बोला नहीं सर, मुझे तो वापस पटना जाना है और पटना में ही कुछ करना है। और हमें बहुत खुशी है कि वो इतने छोटे से समय में उसने काफ़ी अच्छा काम कर लिया है, और उम्मीद है कि अगले 10-15 साल में वो बहुत अच्छा काम करेगा, नॉट ओनली इन पटना बट इन अदर सिटीज़ ऑफ बिहार। जी, ग्रेट। तो आपका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है वो ट्रांसप्लांट्स है, तो हम समझना चाहते हैं कि ट्रांसप्लांट जैसे जनरली तो जो हम समझते हैं किडनी ट्रांसप्लांट होता है और किडनी डिजीज़ में, बट ये कैंसर के कंटेक्स्ट में ट्रांसप्लांट क्या है? तो ट्रांसप्लांट बेसिकली, जब मैं स्टूडेंट था मुझे भी लगता था कि कोई सर्जरी होती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और जब मैंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग लेना शुरू करी तब मुझे मालूम पड़ा कि वो कोई सर्जरी नहीं होती है, वो एक प्रकार का ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही होता है। तो क्या होता है कि हमारा जो बोन मैरो है, जिससे हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन बनता है, वाइट सेल काउंट बनता है और प्लेटलेट बनता है, जिससे खून नहीं बहे उसको रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, तो वो ना बोन मैरो से बनता है। और उसी बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं जिसको हम हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहते हैं। वो स्टेम सेल से ही ये सब ब्लड सेल्स बनते हैं, और जब हम ट्रांसप्लांट कहते हैं तो वो हम यही स्टेम सेल्स निकालते हैं बॉडी से, और फिर वही हम उनको खुद जिस पेशेंट से निकाला उसमें दे सकते हैं, जिसको हम ऑटो ट्रांसप्लांट कहते हैं, जिसका माने सेल्फ, ऑटो मीन सेल्फ। और यहाँ हम किसी डोनर का लेते हैं और वो हम फिर पेशेंट को देते हैं, जिसको हम एलोजेनिक या एलो ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये सब 1970 से चल रहा है, लेकिन 1970 to 1990s तक हम बोन मैरो से ही निकालते थे और वो कलेक्ट करके देते थे पेशेंट को। लेकिन ये लास्ट 20 ईयर्स में 85 to 90% ऑफ द टाइम हम वो ब्लड से निकाल लेते हैं। जैसे जब खून का डोनेशन करते हैं वैसे ही स्टेम सेल्स का डोनेशन होता है। और ब्लड से निकालने के लिए आपको पहले बोन मैरो से ब्लड में सेल्स भेजने पड़ेंगे, और ग्रोथ फैक्टर्स करके जो दवाइयाँ होती है वो बोन मैरो से ब्लड में वो भेजते हैं, और फिर जब वो ब्लड में आ जाते हैं 4 या 5वें दिन, फिर हम उसका कलेक्शन करते एक मशीन के द्वारा, जिसको हम एफेरेसिस इक्विपमेंट कहते हैं, और उससे जो ब्लड निकालते हैं वो इस प्रकार निकालते हैं कि स्टेम सेल्स ज़्यादा निकले और ब्लड कम निकले। और वही जो बैग निकालते हैं उसको फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह पेशेंट को दे देते हैं। सो बेसिकली वो कोई सर्जरी नहीं होती है, वो ब्लड का ही एक पार्ट होता है जो हम निकालते हैं आफ्टर गिविंग ग्रोथ फैक्टर्स फॉर फ्यू डेज, और उसको हम इन्फ्यूज़ करते हैं, जिसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट नाम नहीं है, अब जो हम लोग बोलते हैं उसको हम हिमैटोपोइटिक सेल ट्रांसप्लांट कहते हैं, विच इंक्लूड्स बोथ, अगर हम बोन मैरो से निकाल रहे हैं, छोटे बच्चों में बोन मैरो से निकालते हैं, या ब्लड से निकाल रहे हैं, जो 85 to 90% ऑफ दी टाइम्स हम निकालते हैं। जी। तो बोन मैरो हमारे बॉडी में फिजिकली क्या नॉर्मल बोन में हैंड में जो मैरो है वो, या और भी कहीं? सो बोन मैरो जो है वो बोन मैरो हमारे सब बोन्स में होता है जी, लेकिन कोई कोई बोन्स में ज़्यादा होता है, कोई कोई बोन्स में कम होता है। तो सबसे ज़्यादा बोन मैरो होता है हमारे स्पाइन में, और हमारे हिप बोन्स में। सो ये जो एरिया है इसमें सबसे ज़्यादा बोन मैरो रहता है। तो इसमें अगर कोई भी चीज़ के कारण अगर इसको हिट हो जाती है तो फिर हमारे स्टेम सेल्स कम हो जाते हैं। तो जैसे बहुत बार क्या होता है, ट्रांसप्लांट के पहले अगर किसी को रेडिएशन मिलता है पूरे स्पाइन में या हाफ द स्पाइन में, या पेल्विक बोन्स में
रेडिएशन मिलता है, तो फिर उस पेशेंट से निकालना स्टेम सेल्स थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो मोस्टली द बोन मैरो जो होता है वो स्पाइन में होता है और पेल्विक बोन्स में होता है। और कैंसर के कंटेक्स्ट में किन पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है? मतलब इज इट एन आउट, मतलब बोन मैरो का वीकनिंग इज इट बिकॉज ऑफ द डिजीज और जो ट्रांसप्लांट यूजली होता है, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट या हेमाटोपोइटिक सेल ट्रांसप्लांटेशन, ये दो मेजर प्रकार की बीमारियों में होता है। एक तो हम कहते हैं कैंसर की डिजीजेस और एक होता है नॉन कैंसर। तो अगर हम नॉन कैंसर लें तो जो भी डिजीज जिससे बोन मैरो से अच्छे सेल्स नहीं निकले वो डिजीजेस में ट्रांसप्लांट होता है। तो जैसे अगर आपने सुना होगा, देयर इज अ डिजीज ग्रुप नोन एज हीमोग्लोबिनोपैथीज, जिसमें थैलेसीमिया होता है, सिकल सेल डिजीज होता है। तो उन बच्चों में क्या होता है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। तो अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है तो उसमें हमें ट्रांसप्लांट करना चाहिए, ताकि जो पेशेंट का बोन मैरो है वो डोनर का बोन मैरो से रिप्लेस हो जाए। और वो सिर्फ एलोजेनिक ट्रांसप्लांट होता है, माने एक डोनर है जिससे देना होगा, और कोई किसी भी ऐसी डोनर को नहीं चूज कर सकते हैं। उनको मैचिंग करनी पड़ती है ताकि उसका इम्यून सिस्टम पेशेंट के इम्यून सिस्टम से मेलजुल के रहे, और उस मैचिंग को हम कहते हैं HLA टाइपिंग से। तो ये जेनेटिक मैचिंग जैसा कुछ होता है? नहीं, जेनेटिक नहीं होता है, ये HLA टाइपिंग करनी पड़ती है। HLA टाइपिंग होती है कि आपके जो इम्यून सेल्स हैं और जो पेशेंट के इम्यून सेल्स हैं वो दोनों मिलजुल के रहे बॉडी में, इसके लिए वो मैच करना पड़ता है जी। तो एक तो पूरा मैच होता है, और वो पूरा मैच आपके यूजुअली भाई बहन से होता है, एंड देयर इज अ 25% चांस कि आपका पूरा मैच HLA से आपके भाई बहन से होगा अगर आपके 3-4 भाई बहन हैं। और अगर वो नहीं है तब हम आधा मैच भी आजकल कर सकते हैं ट्रांसप्लांट। और आधा मैच आपके अगर 4 भाई बहन है तो उसमें से 1 या 2 का आधा मैच रहेगा, और आपके माँ बाप का भी आधा मैच रहता है, क्योंकि हमें हमेशा एक माँ से मिलता है और एक पिताजी से अपना क्रोमोसोम मिलता है, और या आपके जो बच्चे अगर बड़े हो गए तो उनसे भी आधा मैच रहता है। और अगर वो भी नहीं है तो अनरिलेटेड डोनर रजिस्ट्रीज है वर्ल्ड में, मोर देन 30 मिलियन डोनर्स, तो उससे बाय चांस आपका मैच होता है तो उससे भी ले सकते हैं। इंटरेस्टिंग। तो वो होता है एलोजेनिक ट्रांसप्लांट इन नॉन कैंसर डिजीज, हीमोग्लोबिनोपैथीज और इम्यून डिफिशिएंसी की जो डिजीजेज होती है बचपन से, इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो वो सब डिजीजेज में एलोजेनिक ट्रांसप्लांट करते हैं। कैंसर वाली में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो जो बहुत ही अग्रेसिव ब्लड कैंसर्स होते हैं उसमें ट्रांसप्लांट का रोल है जी। एक तो अक्यूट माइलॉइड लुकीमिया होता है और एक अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया, और फिर डिजीजेस होते हैं माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, इसमें सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है। और ये जो होते हैं ये बीमारियां में अगर आप ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो आपके ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो AML तो बच्चों में ज्यादा होता है, AML बड़ों में ज्यादा होता है, ALL बच्चों में ज्यादा होता है। तो इसमें भी एलोजेनिक ट्रांसप्लांट करते माने एक डोनर का जी। लेकिन 2-3 कैंसर की बीमारी हैं जिसमें खुद के सेल्स यूज कर सकते हैं, उनमें से होता है लिम्फोमास और मल्टीपल माइलोमा। और ये दोनों डिजीजेस में आप अपने खुद के सेल्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बोन मैरो को डैमेज नहीं करते हैं। जो अक्यूट लुकीमिया होता है वो बोन मैरो में भी सेल्स रहते हैं उसके, तो वो कंटामिनेटेड रहेगा तो ऑटो ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। जिस भी बीमारी में बोन मैरो कंटामिनेटेड है उसमें आपको बाहर से डोनर चाहिए होगा, जो भी which is essentially leukemia, yes, which is logical. Leukemias या non cancers like thalassemia, immune deficiency, जिस बीमारी में बोन मैरो इन्वॉल्व नहीं रहता है, सिर्फ लिम्फ नोड्स होते हैं, उसमें आप ऑटो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये मतलब एक तो है कि इनमें कर सकते हैं, बट किस केस में जैसे कैंसर के अगर दायरे में रहते हैं तो किस बच्चे को ये दिया जाएगा, ट्रांसप्लांट का ऑप्शन तो डिटरमाइन होगा? अक्यूट माइलॉइड लुकीमिया में अडल्ट्स में 70% की जो डिजीज कैरेक्टरिस्टिक रहती है उसमें ट्रांसप्लांट करना सही रहता है।
25 की डिजीज अच्छी रहती है तो उनमें आप नहीं करें, अगर बीमारी बाद में वापस आती तो करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसप्लांट प्रिवेंट्स द रिस्क ऑफ डिजीज कमिंग बैक, अच्छा, यू नो, रिलैप्स नहीं होगा। रिलैप्स हाँ, में। अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में perhaps 50 to 60% में ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़े, क्योंकि आजकल जो कीमोथेरेपी रेजिम्स हैं वो बहुत अच्छी हो गई हैं, तो हो सकता है रिलैप्स नहीं हुए। लेकिन 30-35% है जिसमें ट्रांसप्लांट करने की संभावना स्ट्रांग है, और वो भी इसलिए करना पड़ता है ताकि बीमारी वापस ना आए। ओके, तो वो तो अक्यूट ल्यूकीमिया है। फिर कोई एक बीमारी होती है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, एप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें बोन मैरो फंक्शन ही ठीक से नहीं करता है, और ये भी कैंसर की प्रकार की ही बीमारियां टाइप्स होती हैं, तो उसमें ट्रांसप्लांट करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है, यू नो। तो ये बीमारी में तो करना ही चाहिए। और लिम्फोमा अगर वापस आ जाता है, कोई प्रकार का लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा का, ट्रांसप्लांट इज पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। तो पहला दवाइयाँ देते हैं, माइलोमा को कंट्रोल करते हैं, फिर ट्रांसप्लांट करते हैं, फिर उसके बाद उसका मेंटेनेंस देते हैं। तो जैसे आप बोल रहे हैं जैसे माइलोमा के केस में ट्रांसप्लांट इज पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। अब अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है तो कीमोथेरेपी हो रही है, तो पेशेंट बहुत वीक हो जाता है, तो उसको फिर कैसे ये ट्रांसप्लांट वाले प्रोसेस में कैसे इवैल्यूएट करते हैं? तो यूजुअली वीक नहीं होते हैं। वीक तब होते हैं जब आपकी बीमारी रहती है और आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। ओके, तो स्लोली क्या होता है कि जब बीमारी पकड़ी जाती है और फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट शुरू, माने ट्रांसप्लांट के वो एलिजिबल होते हैं, दे हैव टू बी यंग एंड फिट, तब क्या होता है कि वीक नहीं होते हैं, वो स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि इनका कैंसर कंट्रोल में आ रहा है। ओके, अगर कैंसर कंट्रोल में नहीं हो रहा है तभी वीक हो जाता है इंसान। ओके, तो 60-70% स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि दवाई काम कर रही है। ओके, तो वो जो 60-70% है जो स्ट्रांग हो जाते हैं, जो फिट रहते हैं, जिनके ऑर्गन फंक्शंस नॉर्मल होते हैं, उनमें ही ट्रांसप्लांट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। लेकिन अगर आप 70-65 साल के, 70-75 साल के ऊपर के हैं या फ्रेल हैं, माने फंक्शनल स्टेटस आपका कम है, उसमें फिर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। मतलब फॉर अ यंगर पॉपुलेशन इट इज यस, क्योंकि क्या है ना, ट्रांसप्लांट में बहुत स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी देते हैं। वो स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी से हम बोन मैरो नष्ट करना चाहते हैं, ताकि जो नया बोन मैरो आएगा वो अच्छा आएगा, अगर डोनर से लेते या खुद के सेल्स का देते हैं। तो उसमें अगर आप फिट नहीं है तो हम स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी नहीं दे सकते। तो अभी जो आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में आप लोग लगभग कितने ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स आते हैं? और तो हमारे जो सेंटर है टाटा मेमोरियल सेंटर में, वो है खारगर में, जिसको हम एक्ट्रेक कहते हैं, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर। इट इज़ इन खारगर, नवी मुंबई। हम लोग 2007 में वहाँ शिफ्ट हो गए थे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को लेके। उसके पहले परेल में था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। तो ये करीबन 15 साल में कम से कम हमने 1500 ट्रांसप्लांट किए, और अभी हम हर साल कम से कम 125 से 130 ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे 14 बेड है, तो 125 से 130 ट्रांसप्लांट हम कर पा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो वेटिंग लिस्ट है कम से कम 5-6 महीने की है। तो हम कोशिश करते कि अगर वो कहीं और जा सकते तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोग सिर्फ हमारे पास ही रहना चाहते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, सो अनफॉर्चुनेटली उनको थोड़ा वेट करना पड़ता है। लेकिन 2 साल में हमारी कैपेसिटी और बढ़ने वाली है, और 20-25 बेड भर जाएंगे, तब हम फिर ज़्यादा ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। और आज हम लोग ये गैंजेटिक कैंसर कॉन्फ्रेंस में हैं, तो आप ये जो रीजन है यूपी बिहार, इसमें कौन से ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे ट्रांसप्लांट की सुविधा अब आ रही है या आ गई है? तो हम लोग काफ़ी सेंटर्स के साथ इन्वॉल्व थे उनको सेटअप करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली यू नो इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। बिहार जैसे स्टेट में मेरे ख्याल से पटना और एंड द अदर मेजर सिटीज़, कम से कम ईच सिटी में 3-4 तो ट्रांसप्लांट सेंटर होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा दैट सम ऑफ द सेंटर्स शुड इवॉल्व देमसेल्व्स टू बिकम गुड ट्रांसप्लांट सेंटर्स। व्हाटएवर हेल्प दे नीड फ्रॉम अस, वी आर ऑलवेज वेलकम टू हेल्प देम।
तो ये जैसे आपने बताया कि ट्रांसप्लांट सेंटर्स अभी कम है, तो क्या चैलेंज आता है ट्रांसप्लांट सेंटर्स? तो बेसिकली वहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहता है, जी। आपका ब्लड बैंक बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका आईसीयू अच्छा होना चाहिए, आपका रेडिएशन का डिपार्टमेंट अच्छा होना चाहिए, दवाइयाँ सब उपलब्ध होनी चाहिए, और फिर स्किल्ड पर्सनल आर वेरी इंपॉर्टेंट. योर नर्सिंग केयर शुड बी वेरी गुड, योर डॉक्टर्स शुड बी ट्रेन्ड इन ट्रांसप्लांट. सो नर्सिंग के लिए तो पूरे इंडिया से हमारे पास बहुत सारे सेंटर्स से नर्सिंग आती है ट्रेनिंग के लिए, हमारे बहुत सारे सेंटर्स से डॉक्टर्स भी आते हैं ट्रेनिंग के लिए. बट अनलेस दे ऑल गेट ट्रेन टू इट, then you can't run a successful transplant center. But most important thing is the leadership. The leadership of that center should be very proactive, that they want to set up a good transplant unit. तो जैसे अगर ट्रांसप्लांट हो रहा है पेशेंट का, तो उसके बाद का प्रोसेस, रिकवरी का प्रोसेस, जैसे आपने बताया कि बहुत हैवी डोज कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है, तो वो कैसा रहता है रिकवरी? तो जब हम बहुत स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी देते हैं तो ब्लड काउंट एकदम कम हो जाते हैं, इट गोज डाउन टू 0. वाइट सेल काउंट, प्लेटलेट्स भी 10,000 के हो जाते हैं, नॉर्मल प्लेटलेट्स 1-1.5 लाख के ऊपर होते हैं. हीमोग्लोबिन भी कम होता है, अगर 10-12 हीमोग्लोबिन है तो 6-7 हो जाता है. वो 2-3 हफ्ते के पीरियड के लिए रहता है. फिर या तो जो डोनर का मैरो जो स्टेम सेल दिए या खुद के स्टेम सेल दिए, वो फिर नए सेल्स बनाना शुरू करते हैं. तो आफ्टर 10-12 डेज जो नए सेल्स बनते हैं वो अच्छे बनते हैं, और वो अच्छे सेल्स को रिकवर करने में अनदर 1 वीक लगता है. तो करीब 10 से 14 दिन आपके ब्लड काउंट कम रहते हैं. यू हैव अ हाई टेंडेंसी टू डेवलप बैड इन्फेक्शंस, हाई टेंडेंसी टू डेवलप सम लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग. उसको प्रिवेंट करने के लिए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं अगर किसी को इन्फेक्शन है. जब वो रिकवर हो जाता है देन यू गेट डिस्चार्ज. ऑटो ट्रांसप्लांट में उसके बाद मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, क्योंकि आपके खुद के सेल्स हैं तो बॉडी रिकग्नाइजेज देम. एलोजेनिक ट्रांसप्लांट माने डोनर ट्रांसप्लांट जो होते हैं उसमें HLA मैचिंग के बावजूद भी द पेशेंट मैनी टाइम्स डज नॉट रिकग्नाइज द डोनर एज ओन. तो उसमें जो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज बोलते हैं. एंड मेजर कॉम्प्लिकेशंस लाइफ थ्रेटनिंग हैपेंस व्हेन अ ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज डेवलप्स. अगर वो कंट्रोल हो जाए तो यूजुअली द पेशेंट्स देन बिकम बेटर. 2-3 साल अगर निकल जाते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इज यूजुअली डिजीज कमिंग बैक, दैट इज रिलैप्स. और वो एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में कम चांस रहते हैं, ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट में थोड़ा ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि एलोजेनिक में आपने किसी और का सेल दिया है तो दे आर मोर हेल्दी सेल्स. सो दैट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर 2-3 years. और 10-12 साल बाद अगर यंग पीपल का हम ट्रांसप्लांट करते हैं, सो देर इज अ चांस ऑफ इनफर्टिलिटी विच इज टू द ट्यून ऑफ 60 to 70%. तो जो यंग पीपल होते हैं, अडोलेसेंट एंड यंग अडल्ट, उनको यूजली हम काउंसिल करते हैं कि they should donate, they should cryopreserve, store their sperms, and sometimes even in young females to save their oocytes ovum if they can. These are also expensive measures if they wish to have child later when they get married. और ओवरऑल ट्रांसप्लांट में कॉस्ट इम्प्लीकेशंस क्या है? इंडिया में कॉस्ट कम है, बाहर तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, लेकिन जो कॉस्ट इंडिया में है तभी भी फॉर मेजॉरिटी ऑफ आवर पेशेंट इट इज़ हाई कॉस्ट. सो इन मोस्ट गवर्नमेंट सेक्टर्स द ट्रांसप्लांट कॉस्ट इज एनीथिंग बिटवीन 3 lakhs to 5 lakhs फॉर ऑटो, एंड फॉर डोनर्स वंस इट कुड बी एनीथिंग बिटवीन 10 to 15 to 20 lakhs डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डोनर. बट विदेश में तो ये $200,000 $300,000 है. So while compared to the West, it is less, but for our patients, it is still expensive. So Tata Memorial Center में तो हमारे बहुत सारे NGOs हैं who partner with us. So we literally make it free for a 60 or 70% of our patients. We don't turn anyone down just because there's no money, because we try to get funds from various NGOs. Tata Trust is one of the most important. Indian Cancer Society is one of them,
and many other NGOs that give us money. But the cost for an auto is around 3 to 5 lakhs. Cost for an allo transplant is at least 15 to 20 lakhs. Yeah. I would also like to know a little bit more about your personal journey. Like, how did you, why did you choose this field in particular? So, I was always interested in doing something more intensive. I always wanted to become a cancer doctor. But cancer doctor, I took blood cancers because it is intensive. It makes your mind think what to do for the patient. And more than 50% can be cured. And in blood cancers, I chose transplant because it fascinated me कि आप उनको पहले बहुत sick कर देते हो और फिर उनको नहीं जान देते हो. You know, and it has a lot of internal medicine in it. And I always felt that I liked internal medicine a lot. It tests your medicine from head to toe. And any message which you will have for patients who are considering transplant? Well, first message is that the state of Bihar should have more centers. We are ready to help them in whichever way they want to. We have people who are trained in it, even in Bihar, so we should do more of it. And, whatever help that we can give from Tata Memorial Center, we are always there. People want to train with us, they're always welcome. We can train them. And I would want patients of Bihar to remain in Bihar to get top class treatment in Bihar rather than going out of their state. Thank you. Thank you so much.